सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज तेहरान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं उनको कत्ल कर दिया गया। उनकी रिहाइशगाह पर यह हमला हुआ। इसकी क्या डिटेल्स हैं और इसके क्या असरात अब जो पहले से जारी जंग है उस पर पड़ सकते हैं, इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर थोड़ी सी बात करेंगे। चूँकि इस वक्त जो माशी हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। हमारी आवाम आखिर कब जाकर खुशहाल होगी? मुल्की मईशत और हालात ने नाजुक और कमज़ोर क्यों और कैसे हो गए? इसका जवाब आज तक इसलिए नहीं मिल सका था क्योंकि कौम को मालूम ही नहीं था कि हमारे मुल्क को आखिर बीमारी क्या लाहक है। वो कौन सा जरासीम है जो इस मुमलिकत खुदादात को अंदर ही अंदर खाता चला जा रहा है। इस मुश्किल सवाल का जवाब अब कौम के सामने आ चुका है। पूरा मुल्क, यहाँ तक कि गैर मुल्की मालियाती इदारे भी अब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है और अंदरूनी और बैरूनी कर्जों से अगर निजात हासिल करनी है तो IPPs माहदों पर नज़रसानी करना होगी, वगरना कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जा सके। क्योंकि IPPs के साथ इतने महंगे मुआहदे किए गए हैं और पूरी कौम आज ये भी जान चुकी है कि हम पाकिस्तानी दुनिया भर की महंगी तरीन, पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। हमारे पड़ोस में भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक में बिजली पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ती है और कहीं ज़्यादा सस्ती है। भारत में इस वक्त फ़ी यूनिट बिजली 17 रुपये में मिलती है। नेपाल जो कि पाकिस्तान से हर लिहाज से छोटा मुल्क है, वहाँ बिजली की फ़ी यूनिट कीमत इस वक्त सिर्फ 18 रुपये है। हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जो कि बहुत बेहतर माशी आशारियों के साथ इस वक्त पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, वहाँ बिजली की फ़ी यूनिट कीमत इस वक्त भी 16 रुपये है। नाज़रीन और सुनते जाएं, अफगानिस्तान जो हमेशा से जंग की हालत में रहा है, वहाँ पर इस वक्त बिजली की फ़ी यूनिट कीमत सिर्फ 18 रुपये है। और ईरान जहाँ इस खित्ते में सबसे सस्ती बिजली है, फ़ी यूनिट और बिजली की कीमत वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये है। और अब आ जाए पाकिस्तान में इस वक्त तमाम तर टैक्सेस, कैपेसिटी पेमेंट, सरचार्ज, ड्यूटीज़, पावर सेक्टर के नुकसानात, चोरियों और अदम वसूलियों सब मिलाकर फ़ी यूनिट बिजली की कीमत इस वक्त औसतन 72 रुपये फ़ी यूनिट बनती है। एक यूनिट इस वक्त पाकिस्तानियों को 72 रुपये में पड़ रहा है। इस वक्त IPPs ने मुल्क में लूट मार का एक ऐसा बाजार गर्म कर रखा है जिसकी वजह से सनत और ज़रात दोनों ही तबाह हो चुकी हैं। इनफरादी मफाद के लिए अपने ही मुल्क को तबाह करने की दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में ख्वाह कोई भी जमात इख्तिदार में आए, सब जमातें ही IPPs के मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ करती दिखाई दी हैं। यहाँ एक अवामी सवाल ये भी पैदा होता है कि जब तमाम जमातों में शामिल बड़े बड़े सरमायादार बिजली मुआहदों की आड़ में अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं तो कोई नज़रसानी क्यों चाहेगा? IPPs से मुताल्लिक इस लूट मार की तफसीलात सामने आने के बाद जमात इस्लामी मैदान में आई और आज जमात इस्लामी के धरने का छठा दिन है। जमात इस्लामी रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना दिए बैठी है और हुकूमत के सामने अपने 10 मुतालबात रख चुकी है, जिस पर इस वक्त हुकूमती सफ़ों में भी एक मुशावरत का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जमात इस्लामी और हुकूमती वफ़द के दरमियान भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब इन मुतालबात का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर तमाम पाकिस्तानियों की इस वक्त नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन लोग साथ ही ये भी सवाल कर रहे हैं कि इतने मुश्किल माशी हालात में जमात इस्लामी के मुतालबात मानना हुकूमत के बस में होगा भी या नहीं, और फिर ये सब कुछ कैसे होगा? क्या अपने इन मुतालबात पर जमात इस्लामी ने रिसर्च कर रखी है? जमात इस्लामी के इन मुतालबात पर क्या तजावीज़ ऐसी हैं जो हुकूमत के सामने रखी जा सकती हैं? किस तरह से इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है? इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और एनर्जी एक्सपर्ट फरासत शाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और जो 10 नुकात इस वक्त जमात इस्लामी ने दिए हैं तो उनसे ज़रा हम पूछेंगे कि कितनी उन्होंने इस वक्त रिसर्च की हुई है, जो हुकूमत के पास एक फिस्कल स्पेस है क्या वो मौजूद है ये तमाम रिलीफ इस वक्त देने के लिए, जमात इस्लामी के मुतालबात को मानने के लिए। तो शौकत साहब ज़रा मैं आपसे शुरू करता हूँ। अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो जमात इस्लामी ने अपने 10 नुकात हुकूमत के सामने रखे हैं, ज़ाहिर है उस पर वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुकूमत अब देखेगी कि कितने इस वक्त इनके जो ये पॉइंट्स हैं इसको मानना है, कितनों को नहीं मानना। कितने प्रैक्टिकल इस वक्त आपको ये मुतालबात लग रहे हैं? ये 50% बिजली की कीमत में कमी की जा सकती है, इतनी गुंजाइश हुकूमत के पास है? जो इस वक्त टैक्स स्लैब बढ़ाया गया उसको कम किया जा सकता है? जो हुकूमती खर्चे हैं उनको कम करने की कहीं कोई इंटेंशन आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये हुकूमत है ही नालायक, दूसरे ऊपर से मुसल्लत की गई है। इनके अपने पास तो कोई इख्तियारात है नहीं। डिमांड इनसे किया जा रहा है, इनको तो सिर्फ लाया गया है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये कि आवाम रुल रही है, आवाम को परेशानी हो रही है। जो मैंडेट चोरी हुआ है उससे भी परेशानी है। लोग सोच रहे हैं कि वोट हमने किसको दिया, इलेक्शन किस लिए होते हैं इस मुल्क के अंदर, और कौन आ गया है उनके ऊपर, मुसल्लत कौन हुआ है।
उससे मुश्किलात बढ़ी है आवाम की। अब ये कि जमात इस्लामी ने जो एहतजाज शुरू किया है, जो उन्होंने मुतालबात उठाए हैं, उनको हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। और क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ की फैमिली, जरदारी की फैमिली, इनके जिम्मे कितने पैसा है पाकिस्तान का जो इन्होंने लूटा है। अब ये दोबारा इनको हुक्मरान बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये आवाम के ऊपर बहुत आवाम के साथ मजाक है। जो IPPs के मायदे हुए हैं उसकी वजह से जो बिजली के अंदर जो महंगाई आई है, बिजली महंगी हुई है, उससे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी तरह जो इन्होंने महंगाई करके जो करप्शन के रास्ते खोले, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नालायक हुकूमत है। एक तो ये कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि ये बेहतरी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर ये बेहतरी नहीं ला सकते तो फिर तो इनको जाना चाहिए। फिर इनको क्या जरूरत है? लेकिन शौकत साहब, ये जो मुतालबात है जमात इस्लामी के, बिल्कुल जो के लिए हुकूमतें बनती है, IPPs से माहिदे को रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में वो नहीं की। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मेंबर्स थे जो कि डायरेक्टली IPPs के मालकान में से थे। फिर पेट्रोलियम लेवी को वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी ये पाबंदी मौजूद थी। जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो ये शर्तें तो आपको माननी पड़ती हैं। तो फिर ये मुमकिन कैसे हो सकेगा इस हुकूमत के लिए कि IMF के प्रोग्राम की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो फिर वो उसके खिलाफ जाएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आए क्यों थे, इनसे पूछा जाए ना। एक हुकूमत चल रही थी जिसमें 150 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये डॉलर था, ये सारी चीज़ें थी। तो इनको आने की ज़रूरत क्या थी? और जो बिजली का नर्ख था 15 रुपये 16 रुपये था, आज जाके 76 रुपये पे पहुंच गया। तो ये तो आए इसीलिए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो इन्होंने आने के साथ इन्होंने जो है जो गुर्बत खत्म करने के लिए आए थे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं, मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। तो सूरत हाल ये है कि आपने दावा किया था, आप दावा करके आए थे, इसहाक डार वहां से चले थे, उन्होंने कहा अब तो मैं डॉलर को काबू कर लूंगा। उसका क्या असर हुआ? क्यों इसहाक डार अभी तक वजीर खजाना नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। उनको किसने साइडलाइन किया? तो ये सारी चीजें हैं। ये मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे नहज पे पहुंचा दिया है कि बहुत मुश्किल होगा सारी चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। अब ये जिस तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ टैक्स लगाओ और लोगों की जेबों को खाली करो और गरीबों को खत्म करो, तो ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, ये इस तरह नहीं चल सकता। ये कैसे मुमकिन है कि आप सिर्फ टैक्स के जरिए हुकूमत को चला रहे हैं, सिर्फ कर्जा लेके हुकूमत को चला रहे हैं? आपका कोई विजन नहीं है। आपने कोई अभी तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई अपनी। आपने इस वक्त कारखानों को नहीं चलाया, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बंद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये इनसे तो देखे ना, एक तो महंगाई होती है, दूसरा वसाइल। शौकत साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर ये इस हुकूमत से ये सब नहीं हो पाएगा। तो अब चूँकि फरासत शाह साहब जिन्होंने ये पूरी एक रिसी है, इन तमाम नुकात पर ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि किस बुनियाद पर ये 10 नुकाती एजेंडा हुकूमत के सामने रखा गया है। तो फरासत साहब, ये जो वेलकम करेंगे आपको शो में, सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर वो आपकी बात को मानने पर एग्री हैं? इन 10 में से कितने नुकात हुकूमत मान ले तो फिर ये आपका धरना ये ख़त्म हो सकता है, या 10 के 10 मनवाने हैं? और किस तरह से मुमकिन है हुकूमत के लिए, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका। पहले तो माजरत, ये ट्रैफिक सारा जैम हो गया इस्लामाबाद में, पिंडी में। कोई इशू नहीं सर, चलें, आपने कॉल पे ज्वाइन कर लिया हमें, चलें, यहाँ आपका मौक़िफ़ आ जाएगा। अच्छा, आप से मैं इतना कहूँगा कि अभी डिटेल उसकी लियाकत बलोच साहब बता देंगे कि क्या आउटकम है। मैं आपको इतना बताऊँ कि तमाम पॉइंट जो 10 हमारे हैं वो हमने उनको कन्वे कर दिए, क्योंकि पहली मीटिंग में स्पेसिफिक पॉइंट हमने इस तरह लिख कर नहीं दिए थे। अच्छा, अब वो उन तक पहुंच गए हैं और उस पे हमारी गुफ्तगू हुई है। उनके कुछ टेक्निकल लोग भी थे और साथ में वज़रा भी थे। तो अब ये उन्होंने उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, और अपनी कैलकुलेशंस करके हमारी जो गुजारिशात थी ये सारी हमने पेश कर दी। जो टेक्निकल बातें थी कि किस तरह एक काम हो सकता है, वो सब उनके गोश्त गुजार कर दिया गया है। तो फरासत साहब, ज़रा ये इस कौम को, आवाम को भी ये ज़रा ये बताएं कि ये अगर 50% रियायत आप कह रहे हैं कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को दी जाए, तो ये किस तरह से मुमकिन है? हुकूमत को क्या क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि ये मुमकिन हो सके और मईशत पर भी बोझ ना पड़े? अच्छा, ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ की तस्दीक कर दूँ। ये 50% रियायत वाला जो मामला ना कि ये जमात इस्लामी की ये 10 पॉइंट्स है,
ये जमात इस्लामी के पॉइंट नहीं थे अच्छा। कि किसी ने चला दिए और वो 10 पॉइंट के नाम पे। हमारे जो 10 पॉइंट हैं वो आपको आप तो मीडिया में आ जाने चाहिए, हमारी साइड से भी आ जाएंगे जमात इस्लामी के। उसमें ये इस तरह का नहीं है कि 50% कम किया जाए स्पेसिफिकली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। उसमें जनरली जो बात हमने उनसे की है वो ये की है कि जो बिजली के बिलों में जो इजाफा है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया, ऐसी कर्ब की हालत में वो हैं लोग, तो उसको खत्म करने के लिए जो हमने जो उनको चीज पेश की है वो ये कि आप लोगों से वो पैसे चार्ज करें जो एक्चुअली बिजली पैदा करने की कॉस्ट है। अच्छा। आपकी सर्विस की जो चार्जेस हैं, बजाय इसके कि उस पे 10 तरह के टैक्सेस और सरचार्जेस उसमें शामिल किए जाएं और आम लोगों को उसकी जद में लाया जाए जो उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो जाए। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि लोग जो है अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। अच्छा फराज साहब, जब आपने ये जरा जेनरिक अंदाज में उनके सामने ये डिमांड रखी है तो फिर इसमें उनके लिए भी आपको नहीं लगता राह फरार बड़ी आसान होगी? वो ये कॉस्ट कैसे कंफर्म करेंगे चूंकि हर IPP अलग अलग रेट पर इस वक्त हुकूमत को और लोगों को ये बिजली दे रही है? जी देखें, ये IPP का एक और पॉइंट है। IPP पे आते हैं तो पहले हम इसकी बिजली के बिलों में जो तखफीफ करनी है जिसके बारे में हमने बहुत स्ट्रांगली अपना जो नुक्ता नज़र वो पेश किया है, वो ये कि आप देख रहे हैं लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग यानी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं कि जो आपको रोना आ जाता है उसको सुनकर। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैंने ऐसी वीडियोस देखी। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत जो है वो LSCO के दरवाजे पे खड़े होके और उनसे वो इल्तिजा कर रहे हैं कि ये हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये तो मतलब जीना ही मुश्किल हो गया ना। दे हैव टू डू समथिंग। जो उनको क्लियरली बात हमने बताई है कि आप जैसे मैं यहाँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ तो इस्लामाबाद में ISO के जो बिल आते हैं, इसी तरह दूसरी जगहों पे भी आते होंगे, उसमें एक कॉलम है लेफ्ट पे जिसमें आपके जो रीजनेबल सर्विसेज के चार्जेस हैं वो हैं। जो राइट साइड पे है जो सारे टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स आप बिजली के बिल में डाल रहे हैं, व्हाट इज द सेंस इन इट? आपके सारे टैक्स आवाम के ऊपर ही मुंतकिल करना चाहते हैं। तो साथ में हमने उनसे ये भी बात की कि ये पैसे आपको कहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपने ऑफसेट करना है इसको, अगर ये चीजें हटानी है तो इसकी जगह कहाँ से आप पैसे लाएंगे बजट में? एक लॉजिकल बात है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो हमने उनको ये की वो ये की कि जो ये शाह खर्चियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो फ्री पेट्रोल है, ये जो फ्री बिजली है जो कई मुलाजमीन को मिलती है, और इस किस्म की चीजों को फौरी तौर पर खत्म किया। ये तो एक पहला जेस्चर होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फौरन कर देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी इस पे काम हो रहा है, ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर हम कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन दे हैव टू डू समथिंग। ये धरना खत्म उस वक्त तक नहीं होगा जिस वक्त तक हमारे बेसिक मुतालिबात जो आवाम के लिए हमने किए हैं। अच्छा फराज साहब, मैं ज़रा आपसे ये भी जानूंगा कि ये पेट्रोलियम लेवी को भी आपने ख़त्म करने की कोई बात की है? नहीं, चूंकि IMF की तो ये शर्त है और उसी शर्त पर ये आए थे, तो ये किस तरह प्रैक्टिकली मुमकिन होगा? लेकिन ज़रा शौकत साहब से ज़रा पहले मैं पूछ लूँ कि शौकत साहब, अब ये जमात इस्लामी ने जो ये धरना दिया, आज ये 6ठे रोज़ में दाखिल हो गया, ये तवक्को तो लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, क्योंकि असम्बली में सबसे ज़्यादा बड़ी जमात के तौर पर तो आप मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा लोग आपके हैं और आप अपोजिशन में, तो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ये काम करती, बजाय इसके कि अपोजिशन की एक निस्बतन कौमी असम्बली की हद तक मैं बात करूँ, एक छोटी जमात ने ये काम कर दिया है और इस वक्त देखें कि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि हम तो वैसे ही अगर 20 बंदे भी सड़क पे निकलते हैं तो दहशतगर्द बन जाते हैं, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे भी हो जाते हैं। तो जमात इस्लामी ने धरना दिया, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, ऐलान कर दिया इमरान खान ने, अब हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, उनके साथ मिलेंगे। देखिए, पाकिस्तान के इशू हल करना है, अवाम के इशूज हल करने हैं, और कौन हल करता है, कैसे हल करता है, ये चूंकि इशू ऐसा है कि इसमें पाकिस्तानियों को खुद भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, वरना ये जो माफिया बैठा हुआ है ना, माफिया कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को नहीं मानते, जमहूरियत को नहीं मानते, अदालती निज़ाम को नहीं मान रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और अगर अवाम को अपना हक लेना है तो अवाम को खुद निकलना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान या तहरीक इंसाफ भी तो अवाम की जंग लड़ रही है ना, इसीलिए तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम निकलते हैं तो कहते हैं ये इंतशारी टोला है। अभी तक उन्होंने जमात इस्लामी को ये लफ्ज़ नहीं दिया है, अच्छी बात है ये, और जमात इस्लामी ने अवाम के दिल की बात की है, इसलिए हम को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फराज साहब, ये पेट्रोलियम लेवी भी आपके मुतालबात में शामिल है, चूँकि ये बढ़ते बढ़ते कोई 60-70 रुपये के करीब पहुँच गई है, तो इसको भी ये ख़त्म किया जाए।
और अगर ये वाकई मुतालबा है आप लोगों का, तो ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन होगा हुकूमत के लिए इस पर अमल करना? अच्छा, देखें, बिल्कुल ये भी एक मुतालबा है पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करने का। और मैंने जैसे आपको बताया कि अब मैं टेक्निकल डिटेल्स के अंदर यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके टेक्निकल लोग मौजूद थे और हमने उनको टेक्निकली चीजें समझाने की भी कोशिश की है कि ये कौन से तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास सारा होमवर्क मौजूद है। अच्छा, चलो आप डिटेल में ना जाए, लेकिन ये बताएं कि फिस्कल स्पेस इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है, यानी ये 60-70 रुपए वो मैनेज कर सकती है अपने एंड से? देखिए, फिस्कल स्पेस कहाँ कहाँ से पैदा हो सकती है ये हमने उनको बताया है। अच्छा, जो 2-3 मुतालबात खास तौर पे ऊपर के हमारे हैं, जिसमें एक तो ये है कि बिजली के बिल कम करना, उसके बाद तनख्वाहदार जो तबका है उसमें जो इन्होंने ये स्लैब सिस्टम नया लगा दिया है, जिसकी वजह से हर कोई परेशानी है। जो कल मैंने इनकी बिल्कुल ये बात की कि कल जब लोगों को पे स्लिप अपनी मिलेगी ना, तो ये धरना दुगना हो जाएगा। की वजह ये कि लोगों को पता चलेगा कि आप उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। उनकी जितने पैसे, ये समझे कि कोविड के बाद से कुछ कंपनीज ने या इवन गवर्नमेंट ने जो बढ़ाए थे पैसे ताकि इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर सके, वो सारा वाइप ऑफ हो गया है। आप लोगों के उससे भी ज्यादा वो टैक्स वो दे रहे हैं, तो वो कम हो गए पैसे भी और इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें कहाँ से, आप जो कह रहे हैं ना फिस्कल स्पेस कहाँ से पैदा होगी, ये तो सबसे आसान चीज है। हमने उनको नंबर्स भी बताए और उन्होंने एग्री किया इससे कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो हो सकती है कि ये जो पुराना जो स्लैब सिस्टम था और अब जो उन्होंने स्लैब सिस्टम लगा के जितने एडिशनल पैसे वो पैदा करना चाह रहे थे, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अच्छा। उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। फिर हमने उनको ये भी एक मशवरा दिया कि आप बजाय कि इतने सारे स्लैब हो, आप एक स्लाइडिंग सिस्टम बना दें, और अगर पूरा स्लाइडिंग सिस्टम टैक्स का मुमकिन ना हो तो आप 2 स्लैब्स बना दें, एक नीचे का और एक ऊपर का, भला इसके कि ये इतने सारे स्लैब्स बना के आपने हर बंदे को टैक्स के मामले में इतना परेशान कर दिया। जैसे मैंने कहा कि कल लोगों का रिएक्शन आप देखेगा जब उनकी पे स्लिप्स वो देखेंगे, तो यहाँ पे ये धरने में इस पर हुकूमत ने एग्री किया। फरासत साहब, ये स्लैब्स वाले इशू पर एग्री किया? देखिए, उन्होंने इस तरह तो एग्री किया कि इट मेक सेंस कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन दे हैव टू डू द होमवर्क एंड देन कम बैक टू अस कि जी ये चीजें इस तरह मुमकिन है। ये तो सबसे आसान चीज है जो उनको करनी चाहिए फौरी तौर पे। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर जो आप लोगों ने ये कहा है कि ये टैक्सेस को इस पर भी कम किया जाए और यहाँ पर भी 50% बोझ कम किया जाए, तो ये एग्रीकल्चर तो पहले ही बहुत हद तक एग्जेम्प्ट है टैक्स से। देखिए, हमने जो बात की ना वो ये की है, और नईमुर रहमान साहब अपनी तकारीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कह रहे हैं, ये जो एक आसान सी चीज मिलती है ना कि सैलरी क्लास को टैक्स कर दो, सबसे आसान चीज है, कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं, किसी और सेक्टर के अंदर FDR को सहमत देने की जरूरत नहीं, तो वो ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमने ये कहा है कि जैसे छोटे किसानों पर नहीं, बल्कि जैसे जिसकी 20 एकड़ जमीन, वो 20 एकड़ जमीन वाला एक समझे के मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरफ, उसकी डिपेंडिंग कि वो किस किस्म की जमीन है, नहरी जमीन है क्या, ठीक है, उसके ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए। और उससे ऊपर के स्लैब जो 50-50 एकड़ वाले, जाहिर है उसी हिसाब से वो ज्यादा होने चाहिए। तो आप ये टैक्स का बोझ इस सैलरी क्लास से हल्का करने का एक और तरीका ये है कि आप दूसरे सेक्टर्स को भी टैक्स करें। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने तिजारत की जो बात की ना, उसमें हमने खास तौर पे इस बात पे जोर दिया है कि ये जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर आपने एक तो टैक्स बढ़ा दिया है, पहले 1% होता था इनकी रेमिटेंस के ऊपर, अब उन्होंने उसको अब वो नॉर्मल टैक्स सिस्टम में ले आए उसको। बिल्कुल ठीक है, चलें फरासत साहब, इस पर हम आने वाले दिनों में शदीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत शाह साहब। शौकत यूसुफ रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया है, उनकी क़यामगाह के ऊपर हमला करके, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया पर तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया गया। वो ईरान के नए सदर मसूद परशकियान की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। हमास की जानिब से उनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है और हमास ने यह भी बताया है कि इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया है।
इस्माइल हानिया ने आंखें ही जंग की कैफियत में खोली। वो गजा के अलशाती पनाह गज़ीन कैंप में पैदा हुए और उस वक्त अरब इसराइल जंग जारी थी। इस्माइल हानिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़लस्तीन की आज़ादी, सहूनियत के खिलाफ जंग और बैतुल मुक़द्दस के हुसूल की कोशिश में वक्फ कर दी। रवां साल ईद उल फितर के मौके पर इसराइली बमबारी के नतीजे में इस्माइल हानिया के 3 बेटे शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया के तीनों बेटे हाजिम, मोहम्मद और आमिर अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि इस दौरान गजा के अलशाती कैंप में उनकी गाड़ी पर इसराइल ने बमबारी की, जिससे उनके तीनों बेटे शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की बमबारी में इस्माइल हानिया के 3 बेटों के अलावा 4 पोते भी शहीद हो चुके हैं। 3 लड़के और 1 लड़की इसमें शामिल है। अब आज ये वाक़या उनकी रिहाइशगाह पर उस वक्त हुआ जहाँ वो क़याम पज़ीर थे। ईरानी सदर की तक़रीब हल्फ़बरदारी में उन्होंने शिरकत करना थी, वहाँ पर हमला करके उनको शहीद किया गया, जिस पर न सिर्फ हमास रहनुमाओं की जानिब से मज़म्मती बयानात सामने आए हैं, बल्कि मुल्क भर से तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से मज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से भी दफ्तर ख़ारजा ने ऑफिशियली भी और तमाम बातों ने इस हमले की और इस वाक़े की भरपूर अंदाज से मज़म्मत की। अब इस वाक़े के बाद क्या एक नई जंग की कैफियत शुरू हो सकती है, जो कि पहले ही गुज़िश्ता कई महीनों से इस वक्त फ़लस्तीन में और गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की सूरत में जारी है। हालात अब किस तरफ जा सकते हैं और अब हमास किस तरह से पलट कर कोई मुँह तोड़ जवाब दे सकती है इस वक्त उन लोगों को जो कि इस कत्ल में मुलव्विस हैं, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा, जो आज ये वाक़या पेश आया है, इससे जो गज़ा और फ़लस्तीन की पहले ही जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, उसमें कोई मज़ीद आप कोई शिद्दत आती देख रहे हैं, कोई जवाबी रिएक्शन अब इसका हमास की तरफ से क्या हो सकता है और किस तरफ ये वाक़या अब हालात को ले जा सकता है? ये सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या और हमारी तरफ से ताज़ियत फ़लस्तीनियों के साथ और इस्माइल हानिया की फैमिली के साथ। ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस थे और अभी जितनी भी आई थिंक हमास की रेजिस्टेंस है उसको उन्होंने लीड भी किया, और जैसा आपने मेंशन किया इनके अपने जवान बेटे शहीद हुए, तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब इसमें आई थिंक सबसे जो क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि वो ईरान में मेहमान के तौर पे मुकीम थे और उन्होंने शिरकत की बर्दारी की तकरीब में, और उसके बाद जो है उनको शहीद किया गया रात को। तो ये एक तो ईरान की सॉवरेनिटी पे भी अटैक, और अभी जो रिस्पांस है आई थिंक ईरान के सुप्रीम लीडर का भी आ गया और प्रेसिडेंट का भी, कि इसका बदला लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में स्टेक्स आर वेरी हाई। ऑलरेडी मिडल ईस्ट जो है एक पाउडर केक के ऊपर ही बैठा हुआ है, और जो उसको चिंगारी चाहिए थी शायद उसको आग लगा दी गई है। उसमें एक और चीज़ आई थिंक क्रिटिकल है कि पिछले दिनों नेतन्याहू ने विजिट किया यूएस का, और कैपिटल हिल में कांग्रेस में उसको बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। इसका मतलब है कि जो जेनोसाइड हो रही है मुस्लिम्स की और फ़लस्तीनियों की और बच्चों की गजा में, उसको एंडोर्स किया गया बेसिकली। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती हैं, वो शायद वेस्टर्न पॉलिसी उसी तरह चलेंगी। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा इसका अफसोसनाक पहलू है। और अभी जो आई थिंक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो हमास है फ़लस्तीन में, हिजबुल्लाह है लेबनान में, कताइब हिजबुल्लाह इन इराक, और हूती जो है यमन में, और अभी चूंकि ईरान की सॉवरेनिटी को थ्रेटन, मेरे ख्याल ये भी ये एक्सेस जो है डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और चांसेस हैं कि जो जंग की आगे ज़्यादा भड़केगी और खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो सकता है, जंग की आग जो है वो फैल सकती है। सही। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आप बदला लेने की बात की गई है, तो अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो क्या ये एक वाइज डिसीजन होगा, चूँकि उस बदले के लिए कोई कार्रवाई प्लान की जाएगी, उस प्लान का फिर फर्दर रिएक्शन सामने आ सकता है, और जब आप बताकर बदला लेने की कोशिश करेंगे तो सामने दुश्मन को तो आपने पहले ही अलर्ट कर दिया है। जिसमें अगर पहल देखें तो इजराइल ने ही किया है। इंटरेस्टिंगली 3 या 4 महीने पहले मोसाद के चीफ का बाकायदा स्टेटमेंट है कि हम हमास के लीडर्स को, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो कतर में, उन्होंने नाम लिए थे, हम उनको निशाना बनाएंगे और असैसिनेट करेंगे। ये एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है इसकी इजराइल की, और इसको एंडोर्समेंट है। दूसरा, आपने देखा कि अभी पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा आई थिंक वायलेंस जो एस्केलेट हुई है गजा में, तो वो हो ही रहा है, इतना जुल्म है। उसके बाद जो है बैरूत को अटैक किया गया, बड़े अरसे बाद इजराइल ने डायरेक्ट स्ट्राइक किया लेबनान में बैरूत को। उसके बाद हुदैदा पोर्ट को हिट किया गया है जो हुतीस के कंट्रोल में है, और उसमें न सिर्फ इजरायली बल्कि साथ देखा जाए तो यूएस और शायद यूके के रिपोर्टेडली हथियारों ने भी बाद में हिस्सा लिया। और अभी अगर तीसरी स्ट्राइक को देखा जाए जो ईरान में हुई है, उससे पहले पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई हैं, लाइक जनरल कासमी की इराक में हुई, इस तरह इनके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनको तेहरान में शहीद किया गया। तो जो ईरानी प्रेसिडेंट का क्रैश है उस पर भी काफ़ी सवालात हैं, और दो ईरान की गवर्नमेंट ने कहा कि शायद ये हादसा था, लेकिन उसमें एक शक है कि शायद सबोटाज किया गया हो। तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए इसको टेकिंग डाउन लाइंग विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अभी ईरान की सॉवरेनिटी का मसला है, उनके घर में हमला किया गया और ऐसे टाइम पे
जस्ट इमेजिन के किसी भी मुल्क में ऐसा हो कि मेहमान आए हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आई हुई है और फिर आप किसी को असैसिनेट कर दें उस मुल्क में, तो उसके लिए आई थिंक बड़ी एम्बैरसिंग भी है सिचुएशन। और उसके अंदर अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर एक नॉर्म बन जाएगा और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी एक वार्निंग है। जिस तरह अभी एर्दोगान ने, जब तुर्की ने एक आई थिंक स्टेटमेंट दिया डे फॉर यस्टरडे, तो कल इजराइल का स्टेटमेंट था कि उनके कुछ लोगों का कि जी हम उनको असैसिनेट कर देंगे प्रेसिडेंट एर्दोगान को। तो लुक एट दी एरोगेंस। तो अगर इसको रोका नहीं जाता तो मेरे ख्याल जिस तरह भारत असैसिनेशंस कराता है और पहले भी मुसाद करती रही, ये चीजें आगे बढ़ेंगी, इसका मतलब है कि कोई लीडर जो है शायद बात भी ना कर सके। अच्छा। तो इनके हाथ आई थिंक रोके जाने चाहिए इसके लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये हाथ रोके जाने की स्ट्रेटेजी या पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पूरा मुस्लिम वर्ल्ड अभी इस कोशिश में था कि किसी तरह ये जंगबंदी हो सके। कभी खबरें आती नहीं जंगबंदी की, मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पेशरफ्त हो रही है, फिर वो हमले दोबारा शुरू हो जाते थे। अब अगर ये ईरान के फ्रंट पर भी ये एक और महाज खुल जाता है तो ये इस रीजन के लिए फिर हालात कितने नामुनासिब हो सकते हैं? ये रीजन तो ऑलरेडी जो है ना खासा डिस्टेबलाइज है। दो ही आई थिंक बड़े पैसेज हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ ग्लोबल एनर्जी और इवन कॉमर्स गुजरता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है एक पर्शियन गल्फ में, और नीचे आप आ जाएं फिर रेड सी है। और ये पहले भी अटैक्स जब हुए हुतीज की तरफ से शिपिंग पे, तो इस पे काफी सप्लाईज चोक हुई थी। और अगर ईरान पे रिटेलिएट करता है तो इसमें लॉजिकली ये दो जो अब नए हैं दोबारा बंद होने का खदशा है। तो इट कैन वन इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज में बहुत सारे मुल्कों की सप्लाईज हैं, ट्रेड है, चाइना का है, इंडिया साउथ एशिया का है और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का यहाँ से गुजरता है। दूसरा जो है वो आ जाता है कि एस्केलेट कौन कर रहा है। अगर इस्माइल हनिया को भी देखा जाए तो उन्होंने भी टॉक्स में हिस्सा लिया और काफी बात की कि शायद अमन की तरफ चीजें मूव करें, बिकॉज फलस्तीनियों की जो चाहते हैं वो भी आई थिंक एक लेवल क्रॉस कर चुकी हैं। समहाउ जो ओआईसी भी उस तरीके से मेरे ख्याल में स्टेप नहीं ले सकी, उनकी हर एक अपना अपना इंटरेस्ट है। दो चीजें ओआईसी कर सकती है अभी भी और वो पीसफुल तरीके से, एक इकोनॉमिक बायकॉट है और एक उनका डिप्लोमेटिक बायकॉट है। इजरायली और उसकी प्रोडक्ट्स का बड़ा फर्क पड़ा है। अभी भी आप देखें उनकी वो फूड चेन जो है वो चला रही है, इनको बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हुआ, शायद एक ये तरीका है। बाकी डेफिनेटली मिलिट्री ऑप्शन होता है लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लोग अवॉइड करेंगे। तो इन दो को भी किया जाए तो इसराइल को मजबूर किया जा सकता है, बिकॉज अगर उनकी ज़ायनिस्ट आप देखें एग्रेसिव पॉलिसी, वो तो चाहते हैं कि आग लगे और फिर अमेरिका इसमें कूदे। और आई थिंक अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी को ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका है कि अगर इसराइल को स्ट्राइक किया जाता है तो हम डिफेंस में आएंगे। ऑलरेडी उनके मेडिटेरियन में और रेड सी में फ्लीट्स फिर रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब, अगर ये ईरान इस वॉर का एक मेजर स्टेक होल्डर बन जाता है तो, और स्टेट ऑफ वॉर में अगर ये आ जाता है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान तो अब आगे बड़ी ताकतों को कन्विंस करने की कोशिश में था कि किसी तरह ईरान से गैस या ऑयल की ट्रेड हो सके। तो अब तो मज़ीद पाबंदियां फिर ईरान पर आयद होती हैं, तो उसके कुछ ना कुछ असरात फिर पाकिस्तान पर भी आ सकते हैं। जी, इसको अगर ईरान इसमें रिटेलिएट करता है मिलिटरीली तो लोग कह रहे हैं कि इट कैन ट्रिगर अ मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि अगर आप देखें अभी दो बड़े इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर किया, ईरान के थ्रू गुजरता है। फिर सीपैक है जिसका सेकंड फेज लॉन्च होना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ रीजन में यूरेशिया में कनेक्टिविटी की बात हो रही थी, पीस की बात हो रही थी। अगर वॉर शुरू होती है तो एक तो ये दोनों बड़े कॉरिडोर इफेक्ट होंगे और उसके बाद डिस्टेबलाइजेशन होगी। और आपको पता है वॉर टाइम का अपना एक डायनामिक्स होता है, इस तरह रशिया यूक्रेन वॉर में चीजें कंट्रोल में फिर नहीं आती। तो इसका मतलब है कि रीजन भी सफर करेगा और बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड खुद सफर करेगा और शायद ज़ायनिस्ट जो पॉलिसी है वैसी। लेकिन इसके अंदर आई थिंक जो अमेरिकी मफादात हैं, इजराइल के मफादात हैं और यूरोप के, वो भी बुरी तरह हिट होंगे। अभी देखना है कि रशिया और चाइना जो क्या स्टांस लेते हैं और अल्टीमेटली ईरान की क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ईरान पे भी इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है स्ट्रीट पे कि आप इसका बदला लें। बिकॉज इमेजिन कि आपकी सॉवरेनिटी को इस तरीके से हिट किया जाए, दे आर अ वेरी बिग मीडियम लेवल पावर है, इकोनॉमिक पावर है। तो मेरे ख्याल में चीजें जो है अभी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और टेंशन की तरफ जाएंगे। और अगर ये आपको लग रहा है कि जो ईरान को चुना गया, तेहरान में अटैक करने की प्लानिंग की गई, ये इसके पीछे भी कोई एक सोच होगी, कोई एक प्लानिंग होगी? ईरान को इंटेंशनली इस वक्त इस जंग में कूदने के लिए क्या मजबूर किया जा रहा है? हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि ये भी आएँ और फिर इनके खिलाफ हम फर्दर एक्शन लें? जी, ये बड़ी पुरानी डिजायर है। अगर आप इनके पुराने देखें जो टाइम लाइन्स हैं उसमें जो है 2017-18 से एफर्ट हो रही है। इवन कुछ की ईरान के अंदर कोई लेट्स सी लिबरल रिवोल्ट आ जाए तो एक एफर्ट था इसको ड्रॉ किया जाए, फिर इसको स्ट्राइक करके जो है फर्दर जो है इसकी पावर को कम किया जाए। लेकिन जो खित्ते में इसके असरात हैं, आई थिंक दैट उसकी कॉस्ट जो है सारा खित्ता जो पे करेगा। मेरे ख्याल में एक एफर्ट हो सकती है, बिकॉज इतनी ब्लैटेंट एफर्ट है जो असैसिनेशन की गई है कि इसका अभी ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप जवाब नहीं देती। तो इसका मतलब है फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल ईरान की किसी और लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है।
कल तुर्की में इस तरीके से हमला हो सकता है, मिडल ईस्ट में हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए आई थिंक ओआईसी शुड कॉल एन इमरजेंसी मीटिंग, और इसके डेफिनेटली 2 इनके पास टूल्स हैं जो अप्लाई हो सकते हैं और वॉर को अवॉइड किया जा सकता है, बट एंटायरली डिपेंड्स कि अभी चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। अगर इस रीजन की वकार साहब जो इस वक्त इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है, या ओवरऑल वेस्ट की भी अगर हम एक इकोनॉमी की बात कर लें, तो क्या इस वक्त ये वॉर के थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जाने को बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस वक्त ये ममालिक इस काबिल हैं कि ये इस वॉर में जाएं और फिर उनकी इकोनॉमीज़ डिस्टर्ब हो जाएं? जी, असल में ये डिसीजन मेकर्स पे होता है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये भी इस तरह ट्रिगर हुई थी, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक दूसरे को ले दे करके वो रोक सकते थे। तो यूरोप की अभी देखें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ी, एनर्जी कॉस्ट है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, जर्मनी जैसी इकोनॉमी अभी डाउन है, इसी तरह यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो ये चूंकि खिता जो कंपैरेटिवली इम्यून था, ऑल इसमें टेंशन है, तो अगर ये भी खिता आग की लपेट में आता है तो ये बहुत बड़ा आप कह रहे हैं एनर्जी और कॉमर्स का रूट ब्लॉक होता है, और एक महीना भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो जस्ट इमेजिन द कॉस्ट पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पे करनी पड़ेगी। डेफिनेटली जो रीजन है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा, और ये बड़ी आई थिंक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। लेकिन अभी डिसीजन मेकर्स पे है कि क्या वो अपनी एरोगेंस और अपनी जो ईगो है उसको मद्देनजर रखते हैं, या ओवरऑल जो ग्लोबल या रीजनल पीस के को मद्देनजर रखते हैं और लोगों का सोचते हैं। आई थिंक ये 2 बड़ी चीजें होंगी जो डिसाइड करेंगे। और साहब इस ज़ाहिर इस जंग में जब 2 फरीक आमने सामने होंगे तो इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली क्या आप समझते हैं पोजीशन होनी चाहिए? चूँकि ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर पाकिस्तान को एक IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो इस वक्त वेस्ट की सपोर्ट भी पाकिस्तान को चाहिए। तो अब पाकिस्तान को इस वक्त कैसे इस वक्त एक स्मार्ट मूव करनी पड़ेगी? जी, ये आई थिंक इट इज लेफ्ट टू द डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान। साफ ज़ाहिर है इस चीज़ को बड़ा गौर से देखा जा रहा है, और आपकी बात ठीक है कि बड़ा डेलिकेटली जो है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जिस तरह आपने देखा भारत की पॉलिसी स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर पे बड़ा प्रेशर था जी कि आप साइड लें, तो दे रिमेन न्यूट्रल, लेकिन स्टिल उनके ऊपर प्रेशर है कि आप जो है खुल के साथ नहीं दे रहे। तो रीजन में चूंकि यहाँ पे जरा डायनामिक्स डिफरेंट है, यहाँ एक तो फलस्तीनी कॉज है उनके ऊपर जुल्म हुआ है, और उसको अगर आप रिलेट करें कश्मीर कॉज के साथ तो सिमिलर किस्म का आई थिंक सेंटिमेंट भी है, और हमने हमेशा इसको सपोर्ट किया है। दूसरा, ईरान एक ब्रदर मुल्क है, हमारी जोग्राफिकली कनेक्टेड है, आना जाना है, किसी हद तक ट्रेड भी है, और अगर ईरान पे इस तरीके से कोई लेट्स से हमला होता है, स्पेशली अगर सिर्फ वेस्टर्न पावर्स ही करती हैं, तो शायद पाकिस्तान को फिर मैयर करके अपने आई थिंक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आई थिंक इसके अंदर रशिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल होगा, बिकॉज उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, और रशिया ईरान का शायद डिफेंस का भी ऐसा मुआहदा है कि जिसमें रशिया इसकी हेल्प को आ सकता है। तो वेस्ट ने भी आई थिंक देखना है ये चीज़ें आगे कैसे चलती हैं, बट वेरी डिफिकल्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, और खित्ते के अमन के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा खतरात बढ़ गए। सही। और फिर रशिया और चाइना की जिस इंपॉर्टेंट रोल की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो एक पूरा जो मुस्लिम ममालिक हैं कोई 55-57 की तादाद में, पहले हमने देखा फ़लस्तीन के इशू पर भी कोई ऐसा कोई ठोस आवाज़ नहीं सामने आ सकी जिसका कोई असर हो, कोई इस तरह के हमने एहतजाज या वो भी कोई मौसर तरीके से होते नहीं देखे। अब इस वक्त उनका कहीं कोई किरदार आपको OIC का या इन ममालिक का इस सिचुएशन में नज़र आता है? आई थिंक OIC का ही बनता है। देखें वेस्ट तो उसने बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ है। OIC को जो एक तो फलस्तीनी कॉज है, जितना जुल्म हो रहा है उसके लिए वैसे ही खड़ा होना चाहिए। दूसरा ये कि इनके पास जो इसमें ज्योग्राफिकल पोजीशन है, अगर आप अरेबियन पेनिनसुला की देखें, यहाँ पे जो शेखडम्स हैं, ऑयल शेखडम्स हैं, उनके पास बड़ी पावर है, दे कंट्रोल दोज वाटरवेज, और दुनिया को प्रेशराइज करने के लिए, जिस तरह शाह फैसल ने भी याद होगा एक दफा ऑयल का एज अ वेपन यूज किया था, तो उसमें लाइनें लग गई थी वेस्ट में गाड़ियों की। तो उसमें पीस के लिए भी आई थिंक ये स्टेप लिया जा सकता है। इंटायरली डिपेंड कि क्या ये 2 जो आई थिंक टूल्स हैं डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें पीस की खातिर, तो ये हो सकता है, और इसमें मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है। बहरहाल इंटायरली डिपेंड कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, बिकॉज अभी सऊदी अरेबिया और ईरान का भी एक अप्रोचमा जो है करवाया है चाइना ने लास्ट ईयर, तो उसके भी आई थिंक एक इम्पैक्ट होगा कि शायद सऊदी भी सोचेंगे अल्टीमेटली इजराइल जो उनके इंटरेस्ट को भी थ्रेटन कर रहा है, बिकॉज अगर ये वॉर फैलती है तो उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपके साथ। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।